हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो आपका कंट्री है उसको आज हम लोग एज ए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका दक्षिण कोरिया का देश है वो एक सत्ता का नया केंद्र है। उसको आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से कहेंगे कि जो आपका दक्षिण कोरिया देश है वो एक सत्ता का नया केंद्र है। ठीक है, कुछ तथ्यों को देखेंगे, उस आधार पर हम लोग कहेंगे कि जो आपका दक्षिण कोरिया का देश है वो एक सत्ता का नया केंद्र है। तो जो आपका दक्षिण कोरिया देश है उसके सबसे पहले लोकेशन को देखते हैं कि वो किस स्थान पर सिचुएटेड है। तो जो आपका दक्षिण कोरिया है वो ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। और दक्षिण कोरिया देश की अगर हम लोग पड़ोसी देश की बात करें, दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश कौन कौन से है? दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश में चाइना और जापान है। जापान के बारे में आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि उसको हम लोग किस तरीके से एक सत्ता का नया केंद्र के रूप में देख सकते हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिण कोरिया के देश है उसमें पॉपुलेशन कितना है। दक्षिण कोरिया देश में 5 करोड़ जनता रहती है। ठीक है, जिसमें से 97 लाख लोग तो सियोल में रहते हैं। अब सियोल क्या है? सियोल जो है वो कैपिटल है साउथ कोरिया का। आपने कभी ना कभी सैमसंग, LG और Hyundai जैसे ब्रांडों का नाम तो सुना ही होगा, जो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है। तो जो आपका LG और Hyundai ब्रांड है, इन दोनों के अगर हम लोग हेड क्वार्टर की बात करें, इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इनका हेड क्वार्टर सियोल में है और सियोल जो है वो साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है। ठीक है, और ऊपर का जो आपका एक और ब्रांड है वो है सैमसंग, जो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है। ठीक है, जिसके बहुत से लोगों के पास इसका मोबाइल भी होगा। ठीक है, तो आपका जो सैमसंग है उसकी अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो सैमसंग का हेड क्वार्टर सियोन सी में स्थित है। ठीक है, जो आपका सियोन सी है वो एक सिटी है साउथ कोरिया का। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद क्या होता है? कोरिया प्रायद्वीप दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजित हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो 1939 से 1945 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध चला था। और पहले विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, तो आपका जो दूसरा विश्व युद्ध का अंत होता है उसके बाद क्या होता है? जो आपका कोरिया प्रायद्वीप है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोरिया प्रायद्वीप कहाँ पर है। तो जो आपका चाइना है, चाइना के नीचे एक प्रायद्वीप निकला हुआ है। प्रायद्वीप मतलब होता है एक पेनिनसुला निकला हुआ है। कोरिया प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? एक ऐसा भूभाग जिसके 3 साइड पानी हो और एक साइड से जमीन से सटा हुआ हो। तो जो आपका साउथ कोरिया है वो ऐसा ही है। ठीक है, वो जो आपका साउथ कोरिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से जमीन से सटा हुआ है। वो जो जमीन से सटा हुआ देश है वो कुछ देश से सटा हुआ है, वो चाइना देश से सटा हुआ है, कोरिया प्रायद्वीप। तो होता क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद जो आपका कोरिया प्रायद्वीप है वो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजित हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया में और उत्तरी कोरिया में। अगर हम लोग उत्तरी कोरिया की बात करें तो आपने किम जोंग उन का नाम सुना होगा। ठीक है, जो एक तानाशाही सरकार है, तो उनका नाम आपने सुना होगा, जिसका नॉर्थ कोरिया में तानाशाही सरकार चलता है। ठीक है, और जो आपका साउथ कोरिया है उसको तो अभी हम लोग देखने ही जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर शासन चलता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो कोरिया युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 1950 से 1953 के बीच में क्या होता है? कोरिया युद्ध होता है। ठीक है, वो 1 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब शीत युद्ध आ जाता है तो उस समय साउथ कोरिया, एस के मतलब कि साउथ कोरिया, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या होता है? प्रतिद्वंद्विता तेज हो जाती है। होता क्या है? शीत युद्ध के समय जो आपका साउथ कोरिया देश है और नॉर्थ कोरिया देश है, जो कोरिया प्रायद्वीप से 2 भागों में टूटे हैं, उन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता मतलब कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। और 17 सितंबर 1991 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के दोनों देश यूएनओ के सदस्य बन जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के दोनों देश। ठीक है, ये भी आपके लिए 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। और 1996 में साउथ कोरिया OECD का सदस्य भी बना।
होता क्या है, 1996 के समय जो आपका साउथ कोरिया देश है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य भी बन जाता है। ठीक है, और 1960 से 1980 के दशक के बीच में क्या होता है, दक्षिण कोरिया आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास किया। इसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। 1960 से 1980 के दशक के बीच में क्या होता है, जो आपका साउथ कोरिया है, और खासकर अगर हम लोग साउथ कोरिया की राजधानी की बात करें जिसका नाम है सियोल, वहां की अगर हम लोग बात करें तो वो आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास करता है। ठीक है, और वहां पर से एक नदी बहती है जिसका नाम है हान रिवर। ठीक है, वहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है हान नदी, क्योंकि वो जो साउथ कोरिया है वो आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास करता है, इसीलिए इसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। और 2017 में जो आपका साउथ कोरिया देश है उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2017 के समय जो आपका साउथ कोरिया देश है उसकी जो इकोनॉमी थी वो दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, और अभी के समय भी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो इकोनॉमी है वो 11वें या 12वें स्थान पर ही है। ठीक है, और साउथ कोरिया सैन्य खर्च के मामले में 10वें स्थान पर है। ठीक है, साउथ कोरिया जो आपका देश है वो सैन्य खर्च के मामले में, पैसा को खर्चा करने के मामले में सेना में वो 10वें स्थान पर आता है। 2016 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया का एसडीआई रैंक 18 है। ठीक है, 2017 में अगर आप देखोगे तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो जो आपका साउथ कोरिया देश है उसका एसडीआई रैंक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है वो 18 है। ठीक है, और साउथ कोरिया के मानव विकास के लिए जो जिम्मेदार कारक है, साउथ कोरिया का जो मानव में विकास हुआ है उसके लिए जिम्मेदार फैक्टर्स है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला है सफल भूमि सुधार। साउथ कोरिया के मानव विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है वो है सफल भूमि सुधार, मतलब कि वहाँ का जो लैंड रिफॉर्म है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। और दूसरा जो कारक है वो है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मतलब कि साउथ कोरिया में जो रूरल डेवलपमेंट है वो भी हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि हमें गांव का विकास देखने के लिए मिला है जिससे साउथ कोरिया का भी बहुत ही विकास हुआ है। ठीक है, और व्यापक मानव संसाधन विकास, और इसके साथ साथ तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, मतलब कि जो साउथ कोरिया है वो न्याय संगत आर्थिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि करते हैं, और कई अन्य कारक भी है जो साउथ कोरिया के मानव विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसमें निर्यात उन्मुखीकरण शामिल है। अब इसका अर्थ क्या होता है निर्यात उन्मुखीकरण? इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आपका साउथ कोरिया देश है वो अगर कुछ भी बनाता है अपने देश में तो अपने पास ही सीमित नहीं रखता। ठीक है, वो क्या करता है एक्सपोर्ट करता है, बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करता है जिससे वो मुनाफा कमाता है। ठीक है, और साउथ कोरिया के मानव विकास के लिए जिम्मेदार एक और कारक ये है कि मजबूत पुनर्वितरित नीतियां। ठीक है, जो वहां की पुनर्वितरित नीतियां है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा सार्वजनिक और संरचना विकास। साउथ कोरिया के मानव विकास के लिए जिम्मेदार एक और कारक ये है सार्वजनिक और संरचना विकास। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो आपका साउथ कोरिया देश है वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि यातायात बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण जो साउथ कोरिया है वहाँ पर मानव का कितने अच्छी तरीके से विकास हो रहा है, कितने अच्छी तरीके से हम लोग को मानव विकास देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और प्रभावी संस्थाएं भी एक मानव विकास के लिए जिम्मेदार कारक है, और शासन, जिसके कारण साउथ कोरिया का मानव विकास हो रहा है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और इंडिया और साउथ कोरिया के बीच समझौते भी हुए हैं जो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच वाणिज्य और सांस्कृतिक संबंध दिखाते हैं। ठीक है, जो आपका भारत देश है जहां पर अभी हम लोग रह रहे हैं जो आपका साउथ कोरिया देश है, उन दोनों देशों के बीच कई सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं जो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच वाणिज्य संबंधों के साथ साथ हमें सांस्कृतिक संबंध भी देखने के लिए मिलते हैं। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल तो उनका हम लोग को रिलेशन देखने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ हमें कल्चरल रिलेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से जान लिया कि किस तरीके से जो आपका साउथ कोरिया देश है वो एक सत्ता का नया केंद्र है। ये आपके बुक का लास्ट टॉपिक था, और यहाँ पर जो लिखा गया है इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरीके से मिल जाएगा, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जिससे आप अच्छी तरीके से देखकर पढ़ाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाए और साथ ही साथ लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।